नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दा आज आपके बीच है क्योंकि रण क्षेत्र में आज सवाल सिर्फ कुर्सी का नहीं होने वाला है, सवाल है भविष्य की राजनीति का। सवाल है उस जेनजी का जिस पर देश की ही नहीं दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। और अब बीजेपी ने भी उसी जेनजी को ध्यान में रखते हुए, उस सोच को ध्यान में रखते हुए अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष जब चुना तो यह संदेश बहुत बड़ा मिल गया। सवाल है कि जेनजी की सोच क्या है। सवाल भविष्य की राजनीति का तो है, लेकिन इसी राजनीति के साथ ही तो सामंजस्य बैठाना है जेनजी की सोच के साथ। और सवाल यह भी है कि देश को दिशा कौन देगा, निर्माण या फिर भ्रम। दरअसल आज भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, और जो अपने 45वां स्थापना दिवस मनाने वाली है 6 अप्रैल को। भविष्य के हाथों में इसी 45 साल की पार्टी ने भविष्य के उन हाथों में बागडोर सौंपी है जिसकी उम्र भी 45 साल है, यानी 45 साल की पार्टी, 45 साल का राष्ट्रीय अध्यक्ष। और इसी के साथ साथ नितिन नबीन जब 45 साल की उम्र में बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं तो अपने आप में संदेश बढ़ा देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनकी सोच राष्ट्र निर्माण के संकल्प की सोच है। अब तक के ये सबसे युवा अध्यक्ष हैं नितिन नबीन। ये सिर्फ नियुक्ति नहीं है, ये एक राजनीतिक संदेश है, ये एक पीढ़ीगत परिवर्तन है। बीजेपी कह रही है कि देश का भविष्य युवा नेतृत्व के हाथों में है। और अब जरा थोड़ा सा दूसरी तरफ भी देख लीजिए, विपक्ष की बात करो। और विपक्ष की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात कांग्रेस की। 70 सालों तक जिसने राज किया हो उसी कांग्रेस के हम बात करने वाले हैं, जो आज भी 80+ की राजनीति में अटकी हुई है। जहां अध्यक्ष की उम्र 83 साल है, वहां युवाओं को सिर्फ नारे मिलते हैं, पोस्टर मिलते हैं और भ्रमित विचारधाराएं मिलती हैं। बीजेपी का जेनजी मॉडल है संगठन से सत्ता तक, बूथ से बोर्ड रूम तक, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से स्ट्रैटेजिक पॉलिटिक्स तक। लेकिन कांग्रेस का जेनजी मॉडल क्या है? भारत तेरे टुकड़े होंगे, अर्बन नक्सल की भाषा, टुकड़े टुकड़े गैंग को वैचारिक समर्थन, सनातन पर प्रहार, परंपरा पर प्रहार और राष्ट्रवाद पर बड़ा सवाल। तो ऐसे में आज सवाल यह है कि क्या जेनजी को क्या चाहिए, विकास चाहिए या विध्वंस चाहिए? क्या युवा नेतृत्व का मतलब सिर्फ उम्र है या फिर एक सकारात्मक सोच के साथ नया बदलाव भी है? बीजेपी ने नितिन नबीन को आगे करके यह साफ कर दिया है कि जेनजी सिर्फ वोट बैंक नहीं है, जेनजी राष्ट्र निर्माण की ताकत है। पीएम मोदी का संदेश साफ है कि युवा आगे बढ़ो, राजनीति में आओ और देश संभालो। लेकिन यहां पे आपको याद होगा कि जब आज प्रधानमंत्री स्पष्ट रूप से ये बातें कह रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं 1 लाख ऐसे युवाओं को अपने साथ जोड़ना चाहता हूं, पार्टी के साथ जोड़ना चाहता हूं जिनका पॉलिटिक्स से कोई बैकग्राउंड नहीं हो। पॉलिटिक्स को समझने वाले जेनजी सोच को पार्टी में वो लाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में इस बात को भी स्पष्ट किया। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कांग्रेस क्या कर रही है। कांग्रेस ने जब नितिन नबीन को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया तो फिर आरोपों की झड़ी लगा दी और कहा कि ये तो रबड़ स्टैंप है। यानी कांग्रेस का संदेश क्या है? वंशवाद की राजनीति, विरोध की राजनीति, भारत विरोध और नैरेटिव की राजनीति। तो रण क्षेत्र में यह भी सवाल है कि क्या बीजेपी का जेनजी मॉडल राष्ट्र निर्माण का मॉडल है? क्या राहुल गांधी का जेनजी नैरेटिव राष्ट्र भ्रम पैदा करता है? और क्या युवा चेहरा होना ही काफी है या फिर युवा सोच भी जरूरी है? खुलकर करेंगे इस पर बात। कुछ ही देर में हमारे साथ आज के अतिथि भी जुड़ जाएंगे, कराऊंगे उनसे आपका परिचय। लेकिन सबसे पहले देखिए कि जब आज 45 साल की पार्टी को 45 साल का युवा नेतृत्व मिला तो इसके पीछे प्रधानमंत्री ने किस दूरदर्शी संकल्प और किस विकास गाथा को दुनिया के सामने रखते हुए एक बड़ी तस्वीर रखी। इस महत्वपूर्ण कालखंड की शुरुआत में हमारे माननीय नितिन नबीन जी बीजेपी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। मैं आजकल के युवाओं की भाषा में कहूं तो नितिन जी खुद भी एक प्रकार से
मिलेनियल है, वो उस जनरेशन से है जिसने भारत में बड़े आर्थिक, सामाजिक और टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन होते देखे हैं। वो उस जनरेशन से है जिसने बचपन में रेडियो से सूचनाएं पाई और आज एआई के भी एक्टिव यूजर है। नितिन जी के पास युवा ऊर्जा भी है और संगठन में कार्य का लंबा अनुभव भी है। ये हमारे दल के हर कार्यकर्ता के लिए बहुत उपयोगी होगा। इच्छा नहीं करती, क्योंकि अगर समीक्षा करेंगे, ये पतन के कारणों की ओर जाएंगे, तो फिर उसी परिवार पर सवाल उठेंगे। जिस परिवार ने कांग्रेस पर कब्जा करके रखा है और इसलिए बहाने ढूंढते रहते हैं, पतन की तरफ सही कारण ढूंढने की हिम्मत तक खो चुके हैं वो लोग। साथियों, दूसरी तरफ भाजपा है। हम हार और जीत के बाद समीक्षा करते हैं। मैं आपको फिर महाराष्ट्र चुनाव का नतीजों का उदाहरण दूंगा। महाराष्ट्र में हम निकाय चुनाव जीतने के बाद जश्न में डूबे नहीं, बल्कि मैं तो अभी पढ़ रहा था कि उसी दिन से हमारे महाराष्ट्र के कार्यकर्ता आने वाले पंचायत के चुनावों की तैयारियों के लिए बैठक शुरू कर दी थी। तो प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि बीजेपी का ये जेनजी सोच जो है वो सिर्फ वोटर्स के लिए नहीं है, ये एक संकल्प है, क्योंकि संकल्प है जोड़ने का, संकल्प है आगे बढ़ने का। और यही वजह है कि युवाओं को जब जोड़ा जाएगा तो उनकी सोच में भी बदलाव आ जाएगा, यानी सकारात्मक सोच की बात लगातार प्रधानमंत्री करते हुए नजर आए हैं यहां पर। और इन सब के बीच नितिन नबीन, जिनको अब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है महज 45 साल की उम्र में, नितिन नबीन ने इस अवसर पर क्या कुछ कहा, उनकी बातें भी सुनते हैं और फिर शुरू करते हैं आज की डिबेट। मैं आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी के इस सबके साथ और सबके विकास के इस नारे को फलीभूत होता देख रहा हूं। हम लोगों ने लंबे समय से कुछ नारे को, भाजपा के कार्यकर्ता, हमारे जनसंकाल के कार्यकर्ता लगातार कुछ नारे को गढ़ते थे। रामलल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेगा। साथियों, आज भाजपा के कार्यकर्ताओं ने वो कालखंड देखा जब अयोध्या का भव्य राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ। आज जम्मू कश्मीर की जनता ने 370 धारा से मुक्ति का दौर देखा। आज सांस्कृतिक व राष्ट्रवाद की विचारें और मजबूत हो रही हैं। साथियों, मुझे याद है अब वो समय जब हम लोग आज श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा लहराते देखते हैं तो गर्व की अनुभूति होती है। हमने वो दौर भी देखा था जब पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे और दिल्ली की सरकार बैठकर मौन बैठी थी उस समय, क्योंकि वो समय हम लोगों ने युवा मोर्चा के कालखंड में काम करने का जब मौका मिला था तो हमने देखा था उस समय। अवसर पर पार्टी के अपने पूर्व के सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष को स्मरण भी करता हूं और हमारे कई राष्ट्रीय अध्यक्ष जो यहां पर बैठे हैं मैं उनका भी अभिवादन करता हूं। मैं देखा हूं 2006 में मैं पहली बार जब विधायक बना, उस कालखंड से लेकर किस प्रकार माननीय हमारे पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी ने पार्टी के कामों को हमेशा हर कार्यकर्ता से जुड़ने का प्रयास किया। मैंने जब नितिन गडकरी जी को देखा तो मैंने देखा कि किस प्रकार से संगठन के हर मोर्चा और सेल को उन्होंने गढ़ने का काम किया। और मैंने जब गृह मंत्री जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में देखा तो बूथ तक के कार्यकर्ताओं की चिंता करते हुए मैंने उनको देखा। मैंने उनको इस रूप में देखा कि किस प्रकार से आज पार्टी का जिस स्थान पे हम लोग आज खड़े हैं, कार्यालय कार्यकर्ता के लिए मैं कह सकता हूं तीर्थ स्थान होता है,
और जहां से कार्यकर्ता अपनी ताकत पाता है, उस कार्यालय को भी आपने किस प्रकार से पूरे देश में एक निर्माण करने की योजना बनाई और आज हर बूथ का कार्यकर्ता अपने आप को उस तीर्थ पर जाकर अपने आप को धन्य महसूस करता है। तो नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है और ऐसे में अब सवाल यही है कि बीजेपी का ये जेनजी मॉडल क्या राष्ट्र निर्माण का मॉडल है और ये सीधे तौर पर राहुल गांधी के जेनजी नैरेटिव को एक बड़ी टक्कर देने वाला है, जो राष्ट्र भ्रम पैदा करता है उसे एक बड़ी टक्कर देने वाला है, क्योंकि ये जो लड़ाई है वो केवल पक्ष वर्सेस विपक्ष की नहीं है, ये कंस्ट्रक्टिव जेनजी वर्सेस डिस्ट्रक्टिव जेनजी भी है। आइए शुरुआत करते हैं आज की डिबेट की। स्वागत करते हैं गेस्ट पैनल का। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रही हैं प्रीति शेखर जी, साथ ही साथ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे रतन तिवारी जी, हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके हैं अशोक यादव जी और जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुरेंद्र स्वामी जी भी हमारे साथ आ चुके हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। और प्रीति शेखर जी, आपके साथ ही शुरुआत करती हूं। आप लोगों के लिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, आपको शुभकामनाएं। और सवाल बड़ा था क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना था और 45 साल की पार्टी में 45 साल का राष्ट्रीय अध्यक्ष। सोच क्या है? अगर जेनजी इसके पीछे की सोच है तो ये मॉडल क्या राष्ट्र निर्माण का मॉडल है? बिल्कुल लावनी जी, मैं सबसे पहले अपनी ओर से भी मैं सभी को बधाई देती हूं कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में युवा चेहरा सामने आए हैं और हमारे पार्टी का नितिन नवीन जी के रूप में एक नवीन अध्याय की शुरुआत आज से हुई है। और यह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की आज ताजपोशी हुई वो बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से हुई। जो संगठन पर्व भारतीय जनता पार्टी की जो संस्कृति है, जो इंटरनल डेमोक्रेसी है, उसके तहत की गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व एक युवा के हाथ में सौंपा गया। और जहां पर कुछ लोग, विपक्ष के लोग लगातार विपक्षी पार्टियां अपने पार्टी की धुरी वंशवाद को मानते हैं, उस पर ही आधारित उनकी पार्टी है, वहीं भारतीय जनता पार्टी में एक सामान्य सा कार्यकर्ता बूथ का अध्यक्ष है तो वो राष्ट्र का भी अध्यक्ष बन सकता है हमारी पार्टी का। ये हमारी पार्टी का लोकतंत्र है। और लावनी जी, ये जो हमारे पार्टी का जो सफर है, जो हमारे आदरणीय पूर्व अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी से चलकर अभी नितिन नवीन जी तक का जो सफर तय हुआ है, आप उसमें देखेंगे कि हमारे पार्टी में कार्यकर्ता, हमारे कार्यक्रम, हमारा कार्यालय और हमारे कार्यकर्ताओं का समर्पित भाव कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे पास कार्यकर्ता यानी कि मेंबरशिप है तो हमारे पास रिलेशनशिप भी है। हम कार्यकर्ताओं की एक पूरे पार्टी परिवार के रूप में हम मानते हैं, इसीलिए हमारी पार्टी इतना आगे बढ़ रही है। और पार्टी के तौर पर हमारी सभी कई राज्यों में हमारी सरकारें हैं, एनडीए के साथ हम अपनी शासन व्यवस्था को कायम कर पा रहे हैं। बात और लगातार ये कहा जाता रहा, बिल्कुल आपकी पार्टी के लिए कहा भी जाता है कि छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बीजेपी में। और यही वजह है कि संगठनात्मक स्तर पर इस पार्टी को इसलिए मजबूती मिली क्योंकि जो समन्वय है, बड़े पद से लेकर सबसे छोटे पद तक के बीच का जो समन्वय है, जो संवाद है, वो लगातार स्थापित होता रहता है। लेकिन एक सवाल ये है कि ये जो युवा चेहरा आपने सामने रखा और युवा सोच को आगे लेकर आप आए, क्या वाकई ये राष्ट्र निर्माण को लेकर आप आए हैं या फिर इसके पीछे भी जो आने वाले राज्यों का चुनाव है उसकी वोटर पॉलिटिक्स है? क्योंकि ये सवाल भी अब उठेगा, वोट पॉलिटिक्स के लिए तो ये नहीं किया गया। क्योंकि अभी हम आपको धीरे धीरे ग्राफिक्स में दिखाएंगे भी कि चाहे असम की बात कर लें, चाहे पश्चिम बंगाल की बात कर लें, हर तरफ असम में 18%, 30%, केरल में 18%, तमिलनाडु में लगभग 20% और पश्चिम बंगाल जो सबसे महत्वपूर्ण है वहां पर लगभग 26% युवा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं सिर्फ पॉलिटिकल वोट बैंक को साधने के लिए चेहरा चुना गया, या वाकई इसके पीछे एक बड़ा मॉडल है, राष्ट्र मॉडल, राष्ट्र निर्माण का? प्रीति जी। एग्जैक्टली लावनी जी, हमारे पार्टी का मूल मंत्र ही है व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। यानी कि राष्ट्रवाद हमारे लिए सर्वोच्च है और सर्वोच्च प्राथमिकता में है। हमारी पार्टी की स्थापना ही अपने राष्ट्रीयता की भावना से हुआ और हमारी पार्टी में युवा चेहरे को आगे करना यह कोई वोट की नीति नहीं है, बल्कि हमारे उस संकल्प को सिद्ध कर रहा है जहां पर हम युवा को सबसे बड़े ताकतवर फैक्टर के रूप में मानते हैं। ऐसे युवा जो बदलाव ला सकते हैं, ऐसे युवा जो क्रांतिकारी रूप से संगठन में
में शक्ति जान फूंक सकते हैं, काम कर सकते हैं, संगठन को और आगे बढ़ा सकते हैं, उस रूप में लेते हैं। और लावनी जी, जैसा कि आपने कहा कि हमारी पार्टी में सिर्फ यह प्रयोग मात्र होकर रह जाएगा या फिर हम राष्ट्रवाद की भावना से आगे बढ़ेंगे, तो मैं स्पष्ट कहना चाहूंगी कि हमारे पार्टी में ने सदैव से राष्ट्रहित को ही देखकर आगे बढ़ने का काम किया है। और भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चेहरे बदलते हुए रहे हैं, लेकिन हमारी नीति हमेशा कांस्टेंट रही है, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद की नीति कांस्टेंट रही है और दल से बड़ा देश, रतन जी। लेकिन यहां पर जिस जेनजी की बात हो रही है, राहुल गांधी भी उसी जेनजी को लगातार उनके साथ संवाद स्थापित करने का, उनको टारगेट करने का प्रयास करते रहे, लेकिन उनका जेनजी, ये कहा जाता है, वो डिस्ट्रक्टिव सोच वालों को जेनजी मानते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टिव सोच को पीछे कर देते हैं। क्या आप लोगों के लिए ये एक बड़ी चुनौती बीजेपी ने नहीं प्रस्तुत कर दी आज नितिन नबीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सामने रख के? कंस्ट्रक्टिव वर्सेस डिस्ट्रक्टिव, रतन जी। लावनी जी, सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूं, सारे मित्रों को भी नमस्कार। देखिए, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने एक बिहार के युवा को अगर अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, तो इसमें दुखी होने की तो बात ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी भी उन्हें शुभकामनाएं देती है, उन्हें बधाई देती है। चलो, 45 साल की बीजेपी को 45 साल का एक अध्यक्ष मिला है, बड़ी अच्छी बात है। एक नौजवान को उन्होंने अध्यक्ष बनाया है, पार्टी को आगे लेके जाएं, खूब आगे लेके जाएं, बहुत बहुत बधाई। लेकिन कांग्रेस के इतिहास को भी इन्हें जानना पड़ेगा कि कांग्रेस ने सुभाष चंद्र बोस को भी अपना अध्यक्ष बनाया और सरोजिनी नायडू को भी अपना अध्यक्ष बनाया, अबुल कलाम आजाद को भी अपना अध्यक्ष बनाया, शंकर दयाल शर्मा को भी अपना अध्यक्ष बनाया, के कामराज को बनाया। पूरे भारत में अटक से कटक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, एक एक कोने से हमने भारत के एक एक नौजवान को लाके पार्टी से जोड़ने का काम किया, पार्टी का अध्यक्ष बनाने का काम किया। कांग्रेस का एक बहुत अपना एक इतिहास है, बहुत बड़ा इतिहास है। तो उस इतिहास के पन्ने में कांग्रेस पार्टी दर्ज है और उसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। कांग्रेस को कभी, लावनी जी, खत्म नहीं किया जा सकता। कांग्रेस अमर पंछी है, झुक तो सकती है, गिर तो सकती है, लेकिन कभी खत्म नहीं होगी, ये इतिहास है। और मैं आपको बता दूं कि अभी प्रधानमंत्री जी मुंबई की बात कर रहे थे, मुंबई महानगर पालिका की बात कर रहे थे। मुंबई महानगर पालिका का पेच अभी भी फंसा है, अभी महापौर बनने की बात आ गई है। शिंदे जी दाएं भाग रहे हैं, उद्धव जी लेफ्ट भाग रहे हैं, खुद भारतीय जनता पार्टी एक जगह बैठी हुए। हमने मुंबई नहीं, पूरे महाराष्ट्र में कम से कम 5 से 6 महापौर अपने बना लिए हैं। करीब 10 से 12 महानगर पालिका में हम सत्ता के सहभागी बने। रतन जी, आपकी पूरी बात सुन ली गई, क्योंकि आप लोगों को रहता है कि आप लोगों को ओपनिंग रिमार्क नहीं दिया जाने देता, लेकिन अब आपकी पूरी ओपनिंग रिमार्क मैंने सुना। लेकिन एक सवाल तो मन में आए, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, वो झुक सकती है लेकिन खत्म नहीं हो सकती, कम पड़ सकती है। ये कम पड़ना अगर लगातार निरंतर जारी रहा तो फिर तो शून्य पर आप आ ही जाएंगे ना। क्योंकि अगर आप देखें आज की तारीख में जिस तरीके की युवा की बात कही जाती है, अगर राहुल गांधी वो टी शर्ट पहन के जब वो अपने आप को युवा प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, तो युवा चेहरा होना ही काफी नहीं होता है। युवा सोच से देश को बदलने की नीति क्या है, नियत क्या है, ये मायने रखती है। तो यहां पर नीति और नियत में तो भारत तेरे टुकड़े होंगे वालों का समर्थन नजर आता है। यहां तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनके साथ कदम ताल करते हुए वो नजर आ जाते हैं जो भारत तोड़ने का पूरा आधार तैयार करते हैं। तो फिर सवाल तो उस सोच पर भी शुरू होगा ना। युवा चेहरा काफी नहीं, युवा सोच से बदलाव की बात हो रही है यहां पर। रतन जी, प्रधान लावनी जी, राहुल गांधी जी हमेशा युवाओं की बात करते आए हैं और युवाओं के लिए 2010 में, हम जैसे युवाओं के लिए 2010 में उन्होंने अगर भारतीय युवा कांग्रेस के माध्यम से दरवाजे अगर खोले, एक इंटरनल इलेक्शन करवा के दरवाजे खोले हैं, तो वो राहुल गांधी जी ने खोला है। और मैं आपको बता दूं, युवाओं की हमेशा अगर कोई बात करता है, युवाओं को ज्यादा संख्या में कोई राज्यसभा भेजता है, विधानसभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कोई युवा क्यों नहीं अभी तक चुना गया? मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप मत चुनिए बड़े उम्र वालों को, बिल्कुल चुनना चाहिए क्योंकि उनके साथ एक्सपीरियंस जुड़ा होता है। लेकिन अगर हम युवाओं की बात करते हैं तो कांग्रेस में अभी तक युवा चेहरा क्यों नहीं? क्या आप लोगों के पास युवा चेहरों की कमी है, या फिर डरते हैं आप कि अगर कोई ऐसा युवा चेहरा आगे आ गया तो राहुल गांधी कहीं फीके ना पड़ जाए? अभी आप देखिए ना, अब जेपी नड्डा जी आए हुए थे, हमारे एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए हुए थे, नए अध्यक्ष बने थे, उनके प्रदेश में चुनाव हो रहा था, तो खड़गे जी ने तो बाजी जीत ली ना।
अभी नवीन जी आए हैं, अभी नितिन नवीन जी आए हैं, अभी नए नए हैं, 45 साल के हैं। नहीं, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। नहीं रतन जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं सवाल पूछ रही हूँ कि क्या युवा चेहरा को सामने लाने से आप लोगों को डर लगता है, पार्टी को डर लगता है, उस परिवार को डर लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि युवा राहुल गांधी जी की जो पॉलिटिक्स है, उनकी जो चमक है, फीकी ना पड़ जाए? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है लावनी जी। यही कांग्रेस पार्टी को इन लोग नष्ट नाबूद करने का संकल्प लिए थे, कांग्रेस मुक्त भारत करने का संकल्प लिए थे। आज कांग्रेस 44 से 100 पहुंच गई, अभी 100 से 272 पहुंचने में समय नहीं लगेगा। प्रीति शेखर जी, काउंटर आंसर कीजिए, फिर अशोक जी के पास जाओगे। चैलेंज कर दिया उन्होंने, आप ये मत सोचिए कि आपने। हाँ बोलिए बोलिए। देखिए, रतन तिवारी जी ने अपने स्टेटमेंट से यह जाहिर कर दिया कि जब तक उनकी पार्टी वर्सेटाइल थी, अलग अलग योग्य व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष की उन्होंने कमान सौंपा, जब तब तक उनकी पार्टी अच्छी स्थिति में थी। लेकिन क्या हो गया कि जब से वंशवाद की कल्पना को साकार करने के लिए कांग्रेस के युवराज राहुल जी बिल्कुल उतावले से हैं, उनके कार्यकर्ता भी, तब से पार्टी सैकड़ा पार नहीं कर पा रही। तो सोचना तो उनको है। और हमारी पार्टी जिसके लिए यही कांग्रेस पार्टी लोग मतलब हाजिरी उड़ाया करती थी कि इनके पास मात्र दो सांसदों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन हमारे नेताओं के नेतृत्व के कारण, उनकी इच्छा शक्ति के कारण, उनके कुशल प्रबंधन के कारण और कार्यकर्ताओं से एक लगाव के कारण हमारी पार्टी ने 2 सीटों से लेकर 303 सीटों तक का भी सफर तय किया। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन ऐसा कौन सा कारण रहा कि राहुल गांधी जी, यानी कि इनके पास अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अभी कोई है तो वो उनसे ज्यादा पावरफुल सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका जी आप लोग सुबह शाम पानी पी पी के राहुल गांधी जी को याद करते हैं कि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री, राहुल गांधी जी की माला जपते रहिए, कांग्रेस पार्टी को गाली देते रहिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम अमर पंछी हैं और कांग्रेस पार्टी हीरो से हीरो बनने में टाइम नहीं लगेगा। और मैं चैलेंज करता हूँ आपके टीवी पे, और भारतीय जनता पार्टी पार्टी का उड़ा रहे हैं, आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में 272 का भी आंकड़ा कांग्रेस पार्टी पार करेगी और सत्ता के सिंहासन से नरेंद्र मोदी को विदा करेगी। पूरे लगातार 2 सीट की बात करते हैं, 2 सीट का एहसान तो ये कांग्रेस पार्टी ने किया था। अटल बिहारी वाजपेयी को अगर इलाज के लिए किसी ने भेजा, अगर उनको विदेश मंत्री किसी ने बनाया तो कांग्रेस पार्टी ने बनाया। ठीक है रतन जी, एक चीज तो थोड़ा क्लियर कर लीजिए, ये 2 पार्टी और 200 पार्टी या फिर ये जो 20 पार्टी सीट्स जो आती है ना, ये जो संख्या होती है ना, वो किसी पार्टी का एहसान नहीं होता, वो जनता का जनादेश होता है। तो कम से कम ये बात कहकर तो कम जनता का अपमान मत कीजिए। जनता जनार्दन ही सर्वोच्च होती है, उसका अपमान कम से कम मत कीजिए। बहरहाल अशोक जी, आपके पास आ रही हूँ। आपकी पार्टी किस तरह से ले रही है? बीजेपी का युवा चेहरा है, चुनौती लग रही है आपको क्या? क्योंकि आपके भी तो अध्यक्ष युवा ही कहते हैं और युवा है भी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी 52 या 53 साल उनकी उम्र है, तो वो आज की तारीख में तो युवाओं के ही प्रतिनिधि माने जाते हैं वो। तो क्या नितिन नवीन आप लोगों के लिए चुनौती के रूप में खड़े हो गए अभी सामने? अशोक जी। नहीं, देखिए, चुनौती के रूप में नितिन नवीन जी नहीं है। नितिन नवीन जी को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष चुना गया, इसके लिए हम लोग शुभकामना उनको है। और दूसरी बात, अभी प्रीति शेखर जी ने कहा कि इंटरनल डेमोक्रेसी है, तो ये बात ठीक नहीं है। इंटरनल डेमोक्रेसी होती तो और सारे कैंडिडेट होते, लेकिन ये तो इनका हाथ पकड़ के मोदी जी और शाह जी लेके आए और नियुक्त कर दिए। ये तो मनोनयन है, जिसे मनोनयन होता है, नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट होता है। आपको जानकारी नहीं है कि हमारे जितने वोटर्स थे उन सभी लोगों ने उनके पक्ष में अपने प्रस्ताव। प्रीति जी एक सेकंड प्लीज, उनको ओपनिंग रिमार्क दे लेने दीजिए, फिर मैं आपको पूरा मौका दूंगी काउंटर करने का। हाँ अशोक जी प्लीज कंटिन्यू। नहीं है, सॉरी, ये चुनाव नहीं है, ये मनोनयन है और ये अपॉइंट किया गया है पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। नितिन नवीन जी एक ऐसे पतंग हैं जिसकी डोर मोदी जी और शाह जी के पास में है। उस पतंग को कितना ऊंचाई देना है, दाहिने घूमना कि बाएं घूमना है, सारी सिस्टम जो है मोदी जी शाह जी के पास है। वो एक पतंग मात्र हैं और पतंग उड़ेगी तब तक जब तक पश्चिम बंगाल का चुनाव खत्म नहीं हो जाता। क्योंकि राजनीतिक हलकों में चर्चा है लावनी जी कि नितिन नवीन जी कायस्थ समाज से आते हैं और इस समाज का ठीक ठाक वोट पश्चिम बंगाल में है। इसी वजह से एक मैसेज देने के लिए उनको एक मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर दिखावटी तौर पर बनाया गया है कि वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ताकि वहां पे कायस्थ समाज को बरगलाया जा सके। क्योंकि पूरे देश में तो कायस्थ समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया भाजपा ने, अब पश्चिम बंगाल बचा हुआ था।
तो यही राजनीतिक हल्के में चर्चा है। अशोक जी, इसका जवाब तो प्रीति जी देंगी, लेकिन एक सवाल मेरे मन में आया। आपने कहा कि ये मनोनयन है, ये कोई चयन नहीं है, तो फिर मुझे ये बता दीजिए समाजवादी पार्टी में कौन सा अध्यक्ष पद के लिए वोट होता है? वहां पर भी तो अभी अखिलेश यादव जी के बाद तुरंत माफ कीजिएगा, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के बाद तुरंत अखिलेश यादव जी आ गए वहां। तो फिर किस तरीके से परिवार में लड़ाई शुरू हो गई थी उसी कुर्सी को लेकर। अगर इतना ही सब कुछ सही होता तो फिर वहां चुनाव की परिस्थिति पैदा होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा तो आपकी पार्टी में भी नहीं है। लावनी जी हमारे यहाँ बाकायदे चुनाव हुआ है, सारे डेलीगेट्स नियुक्त किए गए थे, जिले वाइज, विधानसभा वाइज, हम लोग खुद गए थे। मुझे बताएंगे कि अखिलेश यादव जी के साथ साथ कौन कैंडिडेट था जो साथ में खड़ा हुआ था इस पद के लिए, अध्यक्ष पद के लिए? देखिए बिल्कुल ओपन अरेना था, एकदम खुला हुआ अखाड़ा था, जिसको वहाँ पे भाग लेना था वो आदमी एकदम फ्री था। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सम्मान देते हुए किसी ने अपना नाम नहीं दिया। तो फिर यही चीज तो बीजेपी के साथ भी है। बीजेपी भी तो यही कह रही है कि ना समन्वयित तरीके से एक साथ बैठकर ये निर्णय होता है। जिस दिन आपने भी देखा कि जिस दिन चुनावों की प्रक्रिया थी उस वक्त भी किसी ने रोका थोड़ी था, नॉमिनेशन तो कोई भी कर सकता था, लेकिन एक साथ ये समन्वय बना। जो आपने मेरे सवाल का जवाब खुद ही दे दिया, समन्वय अगर आपकी पार्टी में है तो समन्वय तो बीजेपी में भी हो सकता है ना? नहीं हो सकता है, था नहीं। उन्होंने कहा इंटरनल डेमोक्रेसी बड़ा अभाव बीजेपी में। बीजेपी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी है, न तो उनके सरकार में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है आपकी पार्टी में। ये आरोप लगा रहे हैं अशोक जी। 10 सेकंड लावनी जी, ठीक है 10 सेकंड अशोक जी को पूरा कर लेने दीजिए। 10 सेकंड, हाँ बोलिए अशोक जी। इन्होंने कहा, प्रीति जी ने कहा कि हमारे दल से बड़ा देश है, लेकिन आपको याद होगा 1925 में जब से आरएसएस का गठन हुआ तब से लेकर के आजादी के पहले तक और 1947 तक इनके लिए राष्ट्र से बड़ा दल था। और एक नहीं, ऐसे दर्जनों एग्जाम्पल है जब आरएसएस ने साबित किया राष्ट्र से बढ़कर उनके लिए आरएसएस है। राष्ट्र के आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया, भाई अशोक यादव जी के मुंह से लोकतांत्रिक तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष होने की बात शोभा नहीं देगी। दरअसल ये उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जो परिवार से आगे बढ़ ही नहीं पाए हैं, वो प्रवचन दे रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, जिनको लगता है कि ये मनोनयन है उनको मैं पूरी प्रक्रिया की जानकारी देना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जो भी निहित प्रक्रिया है उसको अपनाते हुए नामांकन भरा गया। उस नामांकन में एकमात्र नामांकन आया और उसके लिए पूरे जो हमारे राज्य है 36 संगठनात्मक प्रदेश हैं, उसमें से कम 50% में प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद लगभग 30 की संख्या में प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति हुई। उनकी प्रदेश, मंडल, जिला की कार्यकारिणी, प्रदेश की कार्यकारिणी गठित होने के बाद जो इलेक्टोरल बनता है उसके मुताबिक उनके लगभग जितने प्रस्तावक है लगभग 30 से ज्यादा पूरा डिटेल्ड प्रोसीजर, ये पूरा डिटेल्ड प्रोसीजर हुआ है और इसके बारे में आज जानकारी भी दी गई, मंच से ही जानकारी दी गई। लेकिन अशोक जी, आपकी पार्टी में इस डिटेल्ड प्रोसीजर की जगह कहाँ है, ये एक बड़ा सवाल था। मैं जल्दी से एक कमेंट सुरेंद्र स्वामी जी का ब्रेक से पहले लेना चाहती हूँ। सुरेंद्र स्वामी जी, महत्वपूर्ण ये है कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि चेहरा क्या है, महत्वपूर्ण ये है कि उस चेहरे को चुनने के पीछे उद्देश्य क्या है। वो उद्देश्य क्या राष्ट्र निर्माण का है, वो उद्देश्य क्या वोट को साधने का है, वो उद्देश्य क्या जो विकसित भारत की संकल्पना है 2047 की उसे लेकर साथ चलना है, उद्देश्य क्या है? नहीं, उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी को अब ये लगता है कि वो उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं जहां आने वाले 15-20 साल तक वो केंद्र में सत्ता में रह सकते हैं और उस 20 साल की पॉलिटिक्स करने के लिए इनको जनरेशनल चेंज चाहिए, इनको नए युवा चाहिए। भारत में आज 65% के आसपास जो युवा हैं वो 35 साल से कम उम्र के हैं। एक युवा अध्यक्ष होता है, वो जब मिलता है लोगों से कनेक्ट अच्छा बनता है। यही जैसे आप अपनी उम्र के लोगों में बैठते हैं तो आप अच्छी तरह से कम्युनिकेट करते हैं, एक जनरेशन गैप नहीं होता है। तो उस बात को मद्देनजर रखते हुए ये भारतीय जनता पार्टी ने एक जनरेशनल चेंज किया है। और अच्छी बात इनको ये मिली कि इनको इतना यंग एक अध्यक्ष मिला जिसको विधायिका का अनुभव है, वो 5 बार के एमएलए हैं, उनको सरकार का भी अनुभव है क्योंकि वो मंत्री भी रहे हैं। फिर उनको युवा मोर्चा में भी वो महासंगठन राष्ट्रीय युवा मोर्चा में रहे तो उनको संगठन का भी अनुभव है। फिर वो चुनावों के विभिन्न राज्यों में जो चुनाव हुए उनके प्रभारी भी रहे हैं तो उनको वो अनुभव भी है। तो एक ही 45 साल के युवा में इनको ये सारे गुण मिले कि वो विधायिका में भी है, सरकार में भी है,
संगठन में भी है, चुनावों का प्रभारी भी है, और इन लोगों ने कंसेंसस से अपनी एक जनरेशनल चेंज में इनको चुना है और निश्चित रूप से इनका फायदा होगा। जो इस समय देश में नई नीति, एक नई आइडियोलॉजी है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की, कि हमारा देश मजबूत हो, हमारी संस्कृति मजबूत हो, हमारी विरासत की हम रिस्पेक्ट करें, तो उस दिशा में नवीन जी काम करेंगे। बिल्कुल, और ये बहुत ही अच्छे आपने बिल्कुल सही बात की कि दरअसल इसके पीछे एक लंबा, एक बड़ा उद्देश्य छिपा हुआ है। एक तरफ विरासत की सियासत है, दूसरी तरफ देखिए एक परिवारवाद की भी सियासत है, जिसको एक चैलेंज देने का ये एक बड़ा आधार तैयार किया गया है। लेकिन आने वाले समय में ये किस तरीके से बीजेपी को और मजबूत करने वाला है, ये चेहरों की बात कर लें और सोच की बात कर लें। रतन जी, यहाँ पर एक चीज देखिए समझने वाली है कि बार बार यही कहा जा रहा है कि देखिए चेहरे पर या उम्र पर जाने की जरूरत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जिस जेंजी की बात हो रही है, उस जेंजी में जब राहुल गांधी जेंजी की बात करते हैं तो उनकी बात करते हैं जो नेपाल में हैं, जो उतरकर सड़कों पर उतरकर हंगामा करते हैं और ये कहते हैं कि आपको भी, जेंजी को कहते हैं कि आपको भी सड़कों पर आना होगा। कई बार वो इस तरीके की बातें करते हुए नजर आए। लेकिन यहां पर जेंजी का मतलब है कि राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक भूमिका निभाइए, ये नकारात्मक राजनीति को पीछे करिए, परिवारवाद, वंशवाद को पीछे करिए, विरासत की सियासत जिसे कहते हैं, और वो विरासत क्या, राष्ट्रवाद की विरासत, परिवार वाली विरासत नहीं, उसे लेकर आगे नहीं चलना है। तो ये आप लोगों के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रहा है, रतन जी? देखिए लावनी जी, जैन जी का मतलब राहुल गांधी जो समझाते हैं वो समझाते यह है कि जिस प्रकार यह गूंगी बहरी सरकार जनता की तो सुनती नहीं है, विपक्ष की भी नहीं सुनती, किसी की नहीं सुनती, तो वो जनता को ये बताना चाहते हैं कि अब जनता को अब न्याय करना होगा, जनता को अब खुद सरकार का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा और उन्हें जगाना पड़ेगा, उनकी आंखें खोलनी पड़ेगी। तो मतलब तो ये वही बात हो गई कि अराजकता पैदा करने की बात कही जाती है, सड़कों पर उतरो, पूरी तरीके के सिस्टम को पूरी तरह से सैबोटाइज कर दो, तो ये तो फिर अराजकता फैलाने वाली बात हो गई ना, अराजकता को बल देने की बात हो गई। लावनी जी, आप इतिहास को जानते हैं, जब आंदोलन छेड़ा गया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था तो जनता सड़कों पे उतरी थी, तब अंग्रेज यहां से भागे थे। तो उसी तरीके से सड़क पे उतरना पड़ता है। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से सड़क पे उतरे थे, तभी एक आंदोलन इमरजेंसी के खिलाफ भी हुआ था, एक आंदोलन इमरजेंसी के खिलाफ भी हुआ था। आप लोगों को अंग्रेजों की बात तो याद आती है, लेकिन इमरजेंसी आप भूल जाते हैं। लेकिन दोनों आंदोलनों का फर्क आप भी जानते हैं कि जनता कब, क्यों, किस लिए उतरी थी। ठीक है, 77 में जनता ने, अगर इंदिरा गांधी जी की कुछ गलतियां थी उन्होंने जनता ने उन्हें नकार दिया, तो 80 में तो उन्होंने लाया भी ना। देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी बंद कमरे में अपना अध्यक्ष चुन लेती है और वही कांग्रेस पार्टी 9000 से ज्यादा डेलीगेट, पीसीसी डेलीगेट अपना अध्यक्ष चुन लेते हैं। हमारे में उनके में फर्क साफ दिखता है। भारतीय जनता पार्टी में अगर प्रधानमंत्री मोदी से अगर कोई सवाल पूछ ले, चाहे अरुण शौरी हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो, कीर्ति आजाद हो, जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा, सुब्रमण्यम स्वामी, आर.के. सिंह, आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अगर कोई भी अगर उनसे सवाल पूछता है तो उन्हें पार्टी में स्थान नहीं मिलता, उन्हें फेंक दिया जाता है। और वही नितिन नवीन जी अगर प्रधानमंत्री मोदी को आंख दिखा देंगे तो मुझे दावे के साथ कहता हूं, यही अंतर है। उन्हें उठा, कांग्रेस अभी भी चाहती है कि भारत दिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी है। अगर उनका चमचागिरी करके रहोगे, अगर उनके पीछे हाथ बांध के खड़े रहोगे, उन्हें सम्मान मिलेगा। और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की ही चलने वाली है। नितिन नवीन जी मुखौटा है, रिमोट कंट्रोल से चलने वाले अध्यक्ष हैं, लोकतांत्रिक तरीके से देश की जनता भी जानती है। और जो आपके चैनल पे बैठ के भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रही है, उन्हें भी पता है नितिन नवीन जी के पास इतनी हिम्मत तो नहीं है कि प्रधानमंत्री की बात को टाल दे या उनके डिसीजन को पलट दे या उनके निर्णय को पलट दे। तो इनको भी पता है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की चलने वाली है। कांग्रेस पार्टी 9000 पीसीसी डेलीगेट चुना है। और आज ये परंपरा है, हमारे यहाँ एक सिस्टम है, हमारे यहाँ डिसिप्लिन है, हमारे यहाँ अनुशासन है, हम अनुशासन से चलाते हैं पार्टी। आप आइए, आपके चुने हुए सांसद हैं, विधायक हैं, राज्यों में कहीं आप हैं, आपके प्रतिनिधि के माध्यम से जनता को आप उकसाएं। जिन्हें संसद की गणना का पता नहीं है, जिन्हें सांसद का अनुभव नहीं है, उन्हें पार्टी का अध्यक्ष बनाने का काम कर रहे हैं। कारण आया है
और सब पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवाओं की तादाद भारत में है, लेकिन बहुत ही भाग्यशाली है कि भारत के युवा बहुत संवेदनशील है और कांग्रेस एक फोटो रतन जी एक फोटो अभी, क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये फोटो बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई थी उस वक्त जब प्रियंका गांधी नॉमिनेशन कर रही थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो मल्लिकार्जुन खड़गे ही है ना? तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ये दरवाजे के पास खड़े होके क्या कर रहे हैं? वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो उनको तो अंदर होना चाहिए था। मैं तो सिर्फ यही जानना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आपने कहा ना, नहीं ये फोटो तो सामने है, ये तो कोई भी अभी कोई भी बच्चा, कोई भी जेंजी बच्चा इसे खोल के देख सकता है। अंदर कौन कौन है? राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, प्रियंका गांधी के हस्बैंड है, लेकिन ये कहाँ है? ये बाहर खड़े हुए हैं दरवाजे पर। तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष ही है ना? नहीं, ये मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि आप बहुत देर से राष्ट्रीय अध्यक्ष का कॉन्सेप्ट कंफर्म करने की कोशिश कर रहे थे, तो इस तस्वीर पर भी कुछ बोल दीजिए ना। मल्लिकार्जुन खड़गे का जो सम्मान हम लोग करते हैं, वो क्या सम्मान करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी का? पकड़ के बैठाते हैं, पकड़ के उठाते हैं, गिलास का पानी उन्हें लेकिन इस फोटो पर कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन इस तस्वीर पर कुछ नहीं बोलेंगे आप। इस तस्वीर पर कुछ नहीं फोटो लेके, अरे ये एआई जनरेटेड नहीं है। कहाँ जा रहे हैं रतन जी, कहाँ जा रहे हैं? नॉमिनेशन की तस्वीरें दुनिया ने देखी थी, क्या बात कर रहे हैं? ये एआई जनरेटेड है। सुरेंद्र स्वामी जी मुस्कुरा रहे। सुरेंद्र जी बताइए, अब जो सच है वो भी एआई हो गया? मतलब ये तो हद हो गई है। ये तो दुनिया ने देखी थी तस्वीरें, लाइव विजुअल्स आ रहे थे, इस पर चर्चा हो रही थी कि ये भाई साहब बाहर खड़े होकर क्या कर रहे हैं? तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब ये एआई जनरेटेड हो गया। सुरेंद्र स्वामी जी जल्दी से, इसके बाद अशोक जी तैयार रहिएगा प्लीज। नहीं, बिल्कुल ऐसा है कि सिर्फ जो ये इनकी पार्टी की बात करें, कम से कम सपा में ये है कि भाई अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो वो सर्वे सर्वा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में तो अध्यक्ष खड़गे जी हैं पर सर्वे सर्वा नहीं है। तो यही डायनेस्टी रूल है, यही लीनियज का रूल है। देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी इस समय देश में दो ही पार्टियां हैं जिसमें डायनेस्टी वंशवाद नहीं है। पार्टी में वंशवाद का मतलब ये होता है कि पार्टी में एक जैसे राजा के बाद उसका बेटा राजा बनेगा, वही है। आप कश्मीर में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, आप हरियाणा में देख लीजिए, आप यूपी में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, तमिलनाडु में देख लीजिए, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे एंड कंपनी देख लीजिए। तो ये जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं, ये सब, पंजाब में आप बादल पार्टी देख लीजिए, बिहार में चिराग पासवान को देख लीजिए, टीडीपी देख लीजिए। तो ये जितनी भी वंशवाद की पार्टियां हैं, इनके यहाँ अध्यक्ष चुनने का तो कोई सिस्टम ही नहीं है। भाई राजा का बेटा राजा बनेगा। अब इंग्लैंड में राजा का बेटा राजा बना, नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन यहाँ पर सवाल ये था ना कि जब कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करती है, राहुल गांधी क्या है आज कांग्रेस पार्टी में, फिर भी वो सर्वे सर्वा कहते हैं। तो रबर स्टैम्प जिनको कह रहे हैं, वो खुद अपनी तरफ खुद भी देखना चाहिए ना कि एक उंगली अगर आप उठा रहे हैं सामने पर, तो 4 उंगली आपकी तरफ है कि रबर स्टैम्प आकर है कौन? लावनी जी, जैन जी पे मैं बोलना चाह रहा था, अगर 10 सेकेंड आप 10 सेकेंड प्लीज 10 सेकेंड प्लीज। जी, जैन जी पे मैं ये कह रहा था कि ये राहुल गांधी तो डिसरप्टिव पॉलिटिक्स करते हैं, शुरू से हम कह रहे हैं, और इन्होंने, देखिए जनता ने इनको नकार दिया। ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि जनता की सुनता नहीं है। अरे जनता की सुनते नहीं है तो जनता चुनती क्यों है इनको? जनता आपको नहीं चुन रही है, ठीक है, इसलिए आप जनता अशोक यादव कि भाई अशोक यादव आ जाइए। ठीक है, अशोक यादव जी, यहाँ पर महत्वपूर्ण यही है, जनता जो समझ रही है, जनता बहुत कुछ देख रही है, जनता बहुत कुछ समझ रही है। क्या समाजवादी पार्टी इस बात को समझ पा रही है? और युवाओं की बात कर रहे हैं। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा एआई जनरेटेड होगा, तो मुझे याद आ गया कि ये कौन फोटो कौन वीडियो एआई है, कौन रियल है, इसका बहुत सही जवाब आजकल योगी सरकार दे रही है। तो वो बता दे रही कि कौन फोटो एआई से जनरेटेड है, कौन फोटो रियल है। और दूसरी बात, मैं जेएनजी पे आता हूँ। जेएनजी देखिए, एक 45 साल के किसी भी नेता को भाजपा अगर अपना राष्ट्रीय ध्वज मनोनयन करके कहती है हमने जेएनजी का सम्मान किया, ये कैसा सम्मान है कि आप हमारे देश के लाखों उन युवाओं को 4 साल के ठेके पर अग्निवीर बना दे रहे हो जेएनजी को,
और एक अध्यक्ष बनाकर के अरे फिर आप अग्निवीर ले आए और उसके बाद वो जीत गए थे हरियाणा, उसके बाद भी बहुत सारे स्टेट जीत गए। ये अग्निवीर वाला मुद्दा आप लोग ने बरगलाने की कोशिश की ना, लेकिन वही जेंजी, अरे मैं कह रही हूँ ना, वही जेंजी तो चुन रहे हैं ना, वही जेंजी बीएमसी में भी हमने देख लिया, वही जेंजी निकाय चुनावों में भी देख लिया। ऐसा तो नहीं था कि वहां पर युवा वोटर्स नहीं थे, तो यहाँ पे बिहार में भी देख लिया। बिल्कुल, तो सवाल यही है कि केवल और केवल आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स के हिसाब से नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ अगर पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाएंगे तो शायद वो जेंजी आपके पक्ष में भी खड़ी हो सकती है। समय इतनी अनुमति ही दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी हमारे साथ जुड़े इस मुद्दे पर बात करने के लिए। तो बीजेपी का नया जेंजी और नितिन नबीन बन चुके हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, और इसी के साथ बीजेपी का वो संकल्प, राष्ट्र निर्माण का संकल्प, उसका लक्ष्य उद्देश्य पूरा करने के लिए वो तमाम आधार तैयार हो चुका है। ये आधार कितना और मजबूत होगा इस पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल रण क्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।